हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। आज की क्लास में हम आर्ग्यूमेंट्स और कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट एज मैनी थिंग्स एज आई कैन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। ऑल्दो दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी, बट स्टूडेंट्स एक्चुअली फेस डिफिकल्टी। उनको समझ नहीं आता है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जेसी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम योर एजुकेटर फॉर पेपर 1, आराधना तगोत्रा। दीज आर द शाइनिंग स्टार्स ऑफ जेसी एकेडमी जिन्होंने दिसंबर 2025 में अपना जेआरएफ क्लियर किया है। एंड इफ़ यू वांट टू बी वन ऑफ देम, सो फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट जो जेआरएफ वाला होना चाहिए, जेसी एकेडमी इज ऑफरिंग अ कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट विद मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है कोर्स के रिलेटेड, तो आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑल्सो पेपर टू मैनेजमेंट का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। पेपर 1 फाउंडेशन कोर्स के लिए स्कॉलरशिप ऑफर चल रहा है वेयर यू कैन अवेल अ फ्लैट 50% ऑफ। अगर आप गिफ्ट 50 कोड यूज करते हैं तो आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए 50% ऑफ मिल जाएगा। सो सिक्योर योर सीट्स टू अवेल दिस ऑफर बिफोर इट एंड्स। Starting with the class, argument. What is an argument? So it is defined as a series of statements known as premises that are said to support a conclusion. यानी आपने अगर अपना कोई तर्क, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क, आपको अगर आप तर्क रख रहे हैं ऑब्वियसली उसके बेसिस पर आप एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। सो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हमारे पास लेट्स से P1 P2 P3 दो से तीन प्रमाइसेस होते हैं जिनके बेसिस पर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। और वो जो हम कंक्लूजन या फिर हम कुछ इन्फर करते हैं, हम कुछ इन्फरेंस निकालते हैं, वो जो कंक्लूजन होता है या वो जो इन्फरेंस होता है वो हमारे प्रेमाइसिस के बेसिस पर होता है। सो एन आर्ग्यूमेंट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। आप किसी टॉपिक पे, आप किसी मैटर पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं जिसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन तक अराइव करते हैं। तो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या होते हैं आर्ग्यूमेंट के? वी हैव अ प्रेमाइस एंड वी हैव अ कंक्लूजन। सो प्रेमाइस, इट इज अ स्टेटमेंट पुट फोर्थ एज एविडेंस टू सपोर्ट द कंक्लूजन। और कंक्लूजन क्या है? विच इज इन्फर्ड फ्रॉम द प्रेमाइसिस। प्रेमाइस क्यों दे रहे हैं हम? अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए। सो प्रेमाइस इज गिवन टू सपोर्ट द कंक्लूजन। और सब जो कंक्लूजन है वो हमारे प्रेमाइस से क्या होता है? इन्फर किया जाता है। So this is the basic structure और building blocks of an argument. अब जो हमारे आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, वो तीन तरीके के होते हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड एबडक्टिव। ऑल्दो फॉर यूजीसी नेट हमें डिडक्टिव और इंडक्टिव पे ज्यादा फोकस करना है, बट बेसिकली इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट एंड एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आपने डिडक्टिव के लिए एक निमोनिक याद रखना है, दैट इज जीडीपी। जीडीपी मतलब क्या हो गया? जब आप जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जीडीपी, जनरल से पर्टिकुलर। सो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इट इज अ वे ऑफ रीजनिंग where conclusion is directly based on the premises. We have P1, we have P2 and then we have a conclusion. तो जो conclusion है ना, it is directly coming from the premises. मैम इसमें क्या नया है? वो तो अभी आपने बताया कि हर एक आर्ग्यूमेंट में जो कंक्लूजन होता है वो प्रेमाइसिस से डिराइव होता है। पढ़िए आगे। द गोल इज टू प्रोवाइड क्लियर प्रूफ फॉर द कंक्लूजन। मैम वो कैसे क्लियर प्रूफ? कैसे? क्योंकि जनरल से, जनरल मतलब विच इज यूनिवर्सल, विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो कोई चीज जो हर जगह एप्लीकेबल है, आप उससे कोई चीज डेराइव करके एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लगाएंगे तो वो जो सिचुएशन है ऑब्वियसली वो एक फुल वैलिड प्रूफ के साथ आएगी ना, क्योंकि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है वो चीज।
तो अगर जो चीज यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, अगर वो एक सर्टेन सिचुएशन पे भी एप्लीकेबल है, तो वो क्या है, एक फुल प्रूफ वैलिडिटी ऑफर करता है, इसीलिए एक क्लियर प्रूफ मिलता है हमें कंक्लूजन के लिए. सो इफ द प्रेमाइसेस आर ट्रू, द कंक्लूजन मस्ट ऑल्सो बी ट्रू. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स आर नोन फॉर देयर वैलिडिटी. इसीलिए जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं वो वैलिड माने जाते हैं, फुल प्रूफ माने जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो जनरल से, वो यूनिवर्सल से एक स्पेसिफिक केस पर लगते हैं. तो यानी जो कंक्लूजन है, इट ड्रॉज लॉजिकली फ्रॉम द प्रेमाइसेस. फॉर एग्जाम्पल, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. जितने भी मैमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं. जो वेल है वो भी एक मैमल है, सो वेल इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल. ट्रूली करेक्ट. क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑल मैमल्स, दिस इज यूनिवर्सल. वेल एक स्पेसिफिक या फिर एक पर्टिकुलर केस है. तो जब यूनिवर्सल से हम पर्टिकुलर केस पर कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं, तो इट विल बी अ फुल प्रूफ वैलिड कंक्लूजन. अब आते हैं हम इंडक्टिव. इंडक्टिव का निमोनिक आपको याद रखना है PIG. यानी जब आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हैं, PIG, जब आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हैं. सो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज अ टाइप ऑफ रीजनिंग वेयर द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन पैटर्न्स, ट्रेंड्स और योर ऑब्जर्वेशन. आपने कुछ ऑब्जर्व किया, रिपीटेडली आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपने उसको जनरलाइज कर दिया कि ऐसा होगा तो यूनिवर्सली भी ऐसा होगा. ठीक है, दैट इज इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट. द एम इज टू सजेस्ट अ लाइकली ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन. यहाँ पर जो वैलिडिटी है या जो सर्टेनिटी है ना, वो गारंटी नहीं की जाती है. क्यों? क्योंकि आप पर्टिकुलर से, आप स्पेसिफिक से यूनिवर्सल जा रहे हैं, जो जरूरी नहीं होता है. जैसे एवरी कैट आई हैव सीन हैज फर. जितनी भी बिल्लियां हैं सबके फर होते हैं. ठीक है. ऑल कैट्स हैव फर्स. जितनी सॉरी जो मैंने बिल्ली देखी उसका फर था. ठीक है, ये एक प्रेमाइस है. कंक्लूजन निकला कि हर एक कैट का फर होता है. तो क्या स्पेसिफिक से हम यूनिवर्सल पे जा रहे हैं? इज इट ट्रू? इट कैन बी और इट कैन नॉट बी. जरूरी नहीं है हर एक बिल्ली का फर होता ही होता है. ठीक है. अगर आप लोग फ्रेंड्स देखा है, आपने फ्रेंड्स एपिसोड देखा है, तो वहां पे रेचल के पास एक कैट होती है. क्या उसके फर थे? उसके फर नहीं थे. इट वॉज अ कैट बट विदाउट अ फर. सो मतलब आप ऐसी चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी. ठीक है. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं. The cat shown in Friends. ठीक है. और ब्रैकेट में आप रेचल लिख लीजिए. आई डोंट नो स्पेलिंग ठीक है या नहीं, बट ठीक है. तो जिन्होंने फ्रेंड्स देखा है उनको समझ आ जाएगा कि हर एक कैट के फर नहीं होते हैं. सो ये क्या है? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट. अब आता है हमारा एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट. एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट. So abductive argument or reasoning is about finding the best explanation for a set of observations. आपने कुछ ऑब्जर्व किया, आपने कुछ कंक्लूड किया उससे कि ये चीज हुई है तो इसके पीछे ये रीजन है. क्या जो आप उस चीज को, उस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए आपने जो एविडेंस दिया या जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या वो बेस्ट पॉसिबल है कि नहीं है? दैट इज एब्डक्टिव रीजनिंग और एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट. The goal is to identify the most likely hypothesis which explains the facts. This reasoning often uses hypothetico-deductive method, that is proposing a hypothesis and making the predictions based on it. These predictions are then tested to see if the hypotheses are valid or not. For example, आपने observe किया जो ground है वो wet है. ठीक है, जो ground है वो गीला है. तो hypothesis क्या बनी? It rained last night. ठीक है, पिछली रात बारिश हुई थी इसलिए जो ग्राउंड है वो गीला है. प्रिडिक्शन क्या है कि अगर बारिश हुई होगी तो आपको स्ट्रीट्स पे पडल्स दिखेंगे. पडल्स आप मान लीजिए जैसे पॉट होल्स, गड्ढे जो होते हैं. ठीक है, तो पानी से भरे गड्ढे भी तो आपको दिखेंगे. अगर बारिश सच में हुई है तो आपको रोड पे गड्ढे भी दिखेंगे पानी के. तो ये क्या है? एक प्रिडिक्शन है कि अगर बारिश हुई है तो आपको गड्ढे दिखेंगे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या पता रेन नहीं हुई हो, किसी ने ग्राउंड पे वाटर, मतलब दे हैव वाटर्ड द ग्राउंड, मे बी समबडी हैज वाटर्ड द ग्राउंड.
ऐसा भी तो हो सकता है कि बारिश नहीं है बट किसी ने ग्राउंड पर पानी डाला है, ठीक है, उसको मॉइस्ट रखने के लिए। तो देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ रेन हुई है, तो उसका जो प्रिडिक्शन है कि भाई आपको स्ट्रीट्स पे भी गड्ढे दिख जाएंगे, तो आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन निकालना होता है अपनी प्रीमाइसेस के लिए। सो दैट इज एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट। सो इफ वी टॉक अबाउट कंक्लूजन, सो डिडक्टिव रीजनिंग मैंने आपको बताया कि सर्टेनिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि जनरल से हम पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं। जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो पर्टिकुलर से जनरल जाता है या फिर वो स्पेसिफिक से यूनिवर्सल जाता है। सो इट लाइकली प्रेडिक्ट्स। यहाँ पे देखिए ये सर्टेनिटी है, यहाँ पे क्या है, लाइकली। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो डिडक्शन जो होता है इट गारंटीज वैलिडिटी। Induction, it provides probable conclusion. There are 50-50 chances. So both are key for critical thinking and decision making. So deductive argument, it provides absolute। जहां पे भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना डिडक्टिव इंडक्टिव पे, आपने क्या करना है, फटाफट डिडक्टिव पे क्या लिखना है, जीडीपी, और इंडक्टिव पे आप लिख लीजिए पीआईजी, बस आपका काम आसान हो गया। तो एब्सोल्यूट प्रूफ डिडक्टिव, सजेस्ट अ लाइकली ट्रूथ, प्रोबेबल ट्रूथ, दैट इज इंडक्टिव। जो साउंडनेस है, तो जो आर्गुमेंट होगा वो वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि प्रीमाइसेस भी तो ट्रू हैं। लेकिन जो यहाँ पे आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होगा एंड ऑल इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, आई एम अ ह्यूमन सो आई एम मॉर्टल। सो और यहाँ पे आ गया वो कैट वाला एग्जाम्पल कि हर एक जो कैट है उसका क्या है, फर नहीं होते हैं, देयर आर ऑल्सो एक्सेप्शंस। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे। आर्ग्यूमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया, इंडक्टिव और डिडक्टिव, जो बेसिक है और जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। सो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज फर्दर डिवाइडेड एज वैलिड और इनवैलिड। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स आर डिवाइडेड एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। वो डिडक्टिव को स्ट्रॉन्ग वीक के साथ एसोसिएट करके स्टेटमेंट्स बना देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो डिडक्टिव है वो वैलिड और इनवैलिड होता है। आपको क्या याद रखना है, डेविल। आप डेविल याद रख लीजिए कि जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है इट इज वैलिड इन नेचर। ठीक है, जो डिडक्टिव है इट इज वैलिड एंड इनवैलिड इन नेचर। और जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। वैलिड इज फर्दर डिवाइडेड एज साउंड एंड अनसाउंड। जो इनवैलिड है वो ऑब्वियसली अनसाउंड होगा। स्ट्रॉन्ग, कोजेंट, अनकोजेंट, और जो वीक होते हैं वो अनकोजेंट ही होते हैं। अब देखिए डिडक्टिव क्या बताया था मैंने आपको, जीडीपी। अब देखिए इट बिगिंस विद अ जनरल प्रेमाइस, यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज हो गए, रूल्स हो गए, डेफिनेशंस हो गई, एंड अप्लाइज देम टू द स्पेसिफिक केसेस to derive a conclusion that follows necessarily from those premises। जो कंक्लूजन है वो प्रेमाइसिस को फॉलो करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि हम जनरल, हम यूनिवर्सल चीजों से उठकर हम स्पेसिफिक पर जा रहे हैं। When a deductive argument is correctly formed, its premises are true, so conclusion भी क्या होगा, true होगा। Deduction is truth preserving, that is it guarantees the truth of the conclusion। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की, तो इसमें क्या होता है, प्रेमाइसेस होते हैं और हमारे कंक्लूजन होते हैं। जो आर्ग्यूमेंट होता है वो वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि वो इट डेराइव्स नेसेसरली फ्रॉम द प्रेमाइसेस। अब एक आर्ग्यूमेंट साउंड कब होता है, जब वो वैलिड होता है और उसके जितने भी प्रेमाइसेस हैं दे आर एक्चुअली ट्रू। सो अ साउंड आर्ग्यूमेंट हैज अ ट्रू कंक्लूजन। Syllogisms are a classical simple form of deductive argument. So categorical syllogism में हमारे पास major, minor premise होता है और एक conclusion होता है। And it uses three categorical terms, that is major term, middle term and minor term. So other deductive forms जो हमारे hypothetical या disjunctive arguments होते हैं, they are the other forms of deductive arguments. Inductive arguments. So it moves from particular to general or from specific to universal. So from specific observations to broader generalization or probable conclusion. Probable means likely, 50-50%. It does not guarantee the truth of a conclusion. It supports the conclusion with a degree of probability based on the evidence. Inductive arguments are judged by their strength.
स्ट्रेंथ का मतलब कि हाउ लाइकली द प्रेमाइसेस मेक द कंक्लूजन, प्रोबेबिलिटी है ना कि कितना परसेंट वो बना रहे हैं उस कंक्लूजन को, कितना परसेंट उनका योगदान है कंक्लूजन फॉर्म करने में. सो दैट इज इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स आर जज्ड बाय देयर स्ट्रेंथ. टाइप्स की बात करते हैं. वी हैव एन्यूमरेटिव इंडक्शन, यानी जनरलाइजिंग फ्रॉम अ सैंपल टू अ होल पॉपुलेशन, यानी आपने कुछ स्वान्स देखी जो व्हाइट थी कलर में, तो आपने क्या बोला कि जो स्वान्स होती हैं दे आर व्हाइट इन कलर, दैट इज एन्यूमरेटिव इंडक्शन. देन एनालॉजिकल इंडक्शन, यानी दो चीजें जो सिमिलर हैं, ठीक है, किसी एस्पेक्ट में आप बोलते हैं ये सिमिलर, जो उसके और अदर एस्पेक्ट्स है वो उसमें भी सिमिलर होंगे ही होंगे. कॉजल, यानी inferring a causal link from observed regularities, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने, आपके पास कोई व्हाइट कलर का टॉप है या व्हाइट कलर की शर्ट है, अब जिस दिन वो ड्रेस पहनते हैं बारिश हो जाती है, तो आपने क्या बोला कि जिस दिन मैं व्हाइट टॉप पहनती हूँ या जिस दिन मैं व्हाइट शर्ट पहनता हूँ उस दिन बारिश होती ही होती है. तो आपने क्या एक लिंक बना लिया, कॉजल लिंक बना लिया कि आपने एक चीज बार बार ऑब्जर्व की. देन स्टैटिस्टिकल इंडक्शन, using statistical evidence to estimate the probabilities or parameters of any given population. So this is all about inductive reasoning. अब हमारी डिडक्टिव फैलेसीज और एरर्स कौन कौन से होते हैं. अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, यानी जहां पे जो मिडल टर्म है इट फेल्स टू लिंक मेजर एंड माइनर टर्म्स. देन अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, यानी इफ पी देन क्यू एंड क्यू कंक्लूड्स पी, जरूरी नहीं है. डिनाइंग द एंटीसीडेंट, इफ पी देन क्यू एंड नॉट पी, कंक्लूड नॉट क्यू. ठीक है, अगर P है Q है, P भी नहीं है तो Q भी नहीं है, नो ऐसा नहीं होता है. देन इलिसिट प्रोसेस एंड एग्जिस्टेंशियल फैलेसी. इंडक्टिव फैलेसीज की बात करते हैं. वी हैव हेस्टी जनरलाइजेशंस, यानी हम जल्दबाजी में जनरलाइज कर देते हैं चीजों को. देन वी हैव फॉल्स एनालॉजी, जरूरी नहीं है कि कोई दो चीजें जो सिमिलर हैं एक एस्पेक्ट में वो हर एक एस्पेक्ट में सिमिलर हो. देन पोस्ट हॉक, पोस्ट हॉक क्या हो गया कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब व्हाइट शर्ट पहनते हैं तो बारिश हो जाती है, ऐसा नहीं होता है. एंड देन वी हैव सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी नोटिसिंग ओनली द इंस्टेंसेस व्हिच सपोर्ट द कंक्लूजन, और जो बाकी चीजें हम उसको इग्नोर कर देते हैं. So these are the common inductive fallacies. Now comes the propositions. Proposition क्या होता है? Proposition is any statement. Proposition क्या होता है? Any statement जो हमारे दो क्लासेस को या दो ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करती है या इंटरलिंक करती है. तो हमारे जो propositions होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं. कैटेगोरिकल, हाइपोथेटिकल एंड डिसजॉन्क्टिव. तो हमें कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस पढ़ने हैं अपने एग्जाम के लिए. Categorical proposition, any statement which relates to classes or categories of the entities. It states whether one categorical term is fully contained with another, partially contained or completely separate. For example, all cats are mammals. ये भी आपको समझ नहीं आएगा, आगे वाली स्लाइड्स में समझाते हैं. अब हमारे जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं उसके चार कंपोनेंट्स होते हैं. सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बोला जा रहा है. प्रेडिकेट, जिसके बारे में बोला जा रहा है वो उसको अफर्म करता है या वो उसको डिनाई करता है, वो उसके फेवर में है या उसके अगेंस्ट में है, वो क्या है हमारा प्रेडिकेट. देन वी हैव कॉप्यूला. कॉप्यूला क्या होता है? द लिंक, द वर्ब जो कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ. एंड देन वी हैव क्वांटिफायर. क्वांटिफायर जो हमारी क्वांटिटी बताते हैं, वर्ड्स दैट टेल्स द क्वांटिटी और विच स्पेसिफाइज द क्वांटिटी ऑफ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब ऑल इंडियंस आर लेबोरियस. सो ऑल क्या है? क्वांटिफायर. इंडियंस क्या है? सब्जेक्ट. आर इज द कॉप्यूला एंड लेबोरियस इज द प्रेडिकेट. प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस. सबसे पहला आता है क्वांटिटी. क्वांटिटी ऑल, नो, सम नॉट, दिस इज द क्वांटिटी. देन वी हैव क्वालिटी, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या बताता है हमें? क्वालिटी. सो इट इज डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू वेदर द प्रोपोजिशन asserts or denies the overlap of classes. Then we have distribution. Distribution का मतलब क्या है कि if a proposition refers to the entire class named by a term, that term is distributed. आपको बस इतना याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है 100%. जो चीज 100% है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, जैसे ऑल, नो,
ये डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि 100% है। ऑल मतलब सब, नो मतलब कोई भी नहीं। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए क्लासिफिकेशन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की हमारी दो तरीके से होती है, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। यूनिवर्सल आ गया ऑल, पर्टिकुलर आ गया सम। यूनिवर्सल फर्दर ऑफ टू टाइप्स, यूनिवर्सल अफर्मेटिव दैट इज पॉजिटिव जो हमारी ए वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, एंड यूनिवर्सल नेगेटिव जो ई वाली स्टेटमेंट्स होती हैं। पर्टिकुलर अफर्मेटिव आई जो सम वाली हैं, एंड पर्टिकुलर नेगेटिव ओ जो सम नॉट वाली स्टेटमेंट्स हैं। अब यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर्स। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो लायर्स हैं। ऑल पॉलिटिशियंस, सारे पॉलिटिशियंस को उन्होंने लायर वाली कैटेगरी में रख दिया। सो इफ एवरी मेंबर ऑफ द सब्जेक्ट क्लास इज अ मेंबर ऑफ द प्रेडिकेट क्लास, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा पॉलिटिशियन, और प्रेडिकेट क्या है हमारा लायर। तो जो सब्जेक्ट क्लास का हर एक मेंबर है वो हमारे प्रेडिकेट क्लास में फॉल करता है, हर एक मेंबर सब्जेक्ट का, तो वो क्या आता है हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव, नो पॉलिटिशियंस आर लायर्स। कोई भी पॉलिटिशियन लायर नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन। यहाँ पे उन्होंने सारे पॉलिटिशियंस को लायर बोला था, हर एक पॉलिटिशियन एवरी मेंबर लायर कंसिडर किया गया था। यहाँ पे बोला कि कोई भी पॉलिटिशियन लायर नहीं है। सो द प्रोपोजिशन इन विच नो मेंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट क्लास आर द मेंबर्स ऑफ द प्रेडिकेट क्लास, वो क्या आ गए हमारे यूनिवर्सल नेगेटिव। फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स। कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं, सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स, कुछ हैं, ठीक है, ये ओवरलैप है, दैट सम पॉलिटिशियंस आर देयर हु आर लायर्स। द प्रोपोजिशन इन विच एट लीस्ट वन मेंबर, कोई एक मेंबर, चाहे वो एक मेंबर है, मतलब एक एटलीस्ट कम से कम एक मेंबर इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द प्रेडिकेट क्लास। 100 में से चाहे एक पॉलिटिशियन ही लायर क्यों ना हो, दैट इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव, some politicians are not liars। ठीक है, ये इसकी बात हो रही है। some politicians जो बाहर है, some politicians are not liars, so in which at least one members of the subject class is not a member of the predicate class। अब कोई एक भी अगर लायर नहीं है तो वो इस कैटेगरी से बाहर जाएगा, ठीक है, ये वाली कैटेगरी में आ जाएगा वो। सो सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स। तो ये जो होते हैं हमारे चार क्लासिफिकेशंस होती है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की। ना आपको एग्जांपल्स में दिखेगा ऑल, कोई नाउन दिख जाएगा, ईच, एनी प्रोनाउन, एवरी, एनी, ओनली, ये सब हमारे ए टाइप में आते हैं। ई टाइप में आते हैं नो, नेवर, नन एंड नीदर। आई टाइप में आते हैं सम, फ्यू, सर्टेन, मोस्ट, मेनी, ऑलमोस्ट। ओ टाइप सम, नॉट, हार्डली, नॉट एवरी। ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में हमेशा ऑल, नो, सम नॉट ही आए। मे बी वो कुछ हार्डली से दे दे कोई स्टेटमेंट, मे बी वो कुछ नेवर से स्टेटमेंट दे दे, तो आपको पता होगा कि नेवर है, सो इट इज एन ई टाइप, हार्डली इज एन ओ टाइप। तो ए ई आई ओ, ए ऑल एस एस पी, एग्जाम्पल ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर। क्वांटिटी क्या है यूनिवर्सल, क्योंकि ऑल सबकी बात हो रही है, और क्वालिटी क्या है पॉजिटिव है। नो एस इज पी, नो पॉलिटिशियंस आर लायर। क्वांटिटी अगेन यूनिवर्सल, क्योंकि नो मतलब कोई भी नहीं। नो पॉलिटिशियंस आर लायर्स, क्वालिटी नेगेटिव है क्योंकि नो की बात हो रही है, इट इज अ नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव टर्म। आई सम एस एस पी, यानी सम पॉलिटिशियंस आर लायर, सम क्या हो गए हमारे पर्टिकुलर कुछ, सो इट इज अगेन अ पॉजिटिव टर्म। सम एस इज नॉट पी, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स, सो इट इज पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ये एक बेसिक मैंने आपको समरी दे दिया कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस इट रिलेट्स टू क्लासेस, इट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड कॉप्यूला। ठीक है, अब जैसे ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो डॉग्स क्या हमारा सब्जेक्ट है, मैमल्स हमारा प्रेडिकेट है, और कॉप्यूला क्या है हमारा आर, और ऑल क्या आ गया हमारा क्वांटिफायर। सो इट इंक्लूड्स क्वांटिफायर शोइंग हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। टाइप्स हमारे ऑल,
नो, सम नॉट। देन फॉर्म्स हमारे AEIO, क्वांटिटी एंड क्वालिटी की बात की जाती है। और लेटर्स जो होते हैं हमारे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के लिए, A स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल अफर्मेटिव, E स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल नेगेटिव, I stands for particular affirmative and O stands for particular negative. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं अब हम। So which type of argument guarantees the truth of a conclusion based on the truth of the premises? Truth कहाँ पे हमारा गारंटी किया जाता है? मैंने आपको बताया था GDP, जब आप जनरल से पर्टिकुलर जा रहे हैं, यानी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। Next question, what defines the structure of a logical argument? A set of conclusion drawn from premises, a set of premises leading to a conclusion, set of hypotheses supporting an argument, and a set of contradictory statements. तो एक logical argument क्या होता है? Set of premises leading to a conclusion. ठीक है? Next question, what term refers to a verb that links the subject and predicate in a categorical proposition? Subject और predicate को link कौन करता है? हमारा copula. Which type of categorical proposition affirms the overlap of classes for entire subject class? Affirm कर रहा है, overlap, affirm, positive, और overlap हो रहा है, that is universal affirmative. जैसे all politicians are liars. तो ये affirm कर रहा है कि जितने भी politicians हैं वो सब liars की कैटेगरी में fall करते हैं। Next question, what type of categorical proposition denies the overlap between the subject class and the predicate class considering it entire? अब deny कौन करता है overlap को? Universal negative. What characterizes an argument as sound? It must be valid and have true premises. पहला ही ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। Then, what is the purpose of understanding logical fallacies in constructing argument? मैंने आपको fallacies पढ़ाई थी इंडक्टिव और डिडक्टिव वाली, वो हम क्यों समझते हैं? क्या मतलब what is the fun? क्यों जरूरत है हमें उसको समझने की? ताकि हमें आर्ग्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी पता चल सके। So to undermine the credibility of an argument, तभी जैसे हमारे इंडक्टिव डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो क्या होता है? हमारा प्रोबेबल होता है नेचर में, इट इज प्रोबेबल इन नेचर। वहीं जो डिडक्टिव होता है, इट गारंटीज सर्टेनिटी, इट गारंटीज वैलिडिटी। तो हमें पता चलता है जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो क्रेडिबल है या नहीं है। Which of the following statements about standard categorical forms are correct? An A proposition has the form all SSP, correct. E proposition has no SSP, correct. I proposition some SSP, correct. O proposition some S are not P, correct. An I proposition expresses universal affirmation. No, I denotes particular affirmation. तो आपको एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना है। सो हमारा ऑप्शन नंबर A, दैट इज ABCD करेक्ट हो जाएगा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको आर्ग्यूमेंट्स और कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस का जो बेसिक है वो समझ आया होगा। ठीक है, इन द अपकमिंग क्लासेस मैं थोड़ा इन डेप्थ में भी अब आपको समझाऊंगी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एंड उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। Once again, a quick reminder that JC Academy is offering a foundation course for paper 1 and paper 2, for paper 1 alone and for paper 2 as well. तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और आप अपनी जर्नी JRF की आगे लेकर जा सकते हैं, मतलब वन स्टेप अहेड। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ JC Academy। अगर अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है तो प्लीज़ आप कनेक्ट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा पेपर 1 का टेलीग्राम ग्रुप है। And that is all for today. Thank you so very much. See you soon. Bye bye. Take care and happy learning.